नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। क्योंकि आपका पता है सेशन हमारा बीच में रुका था, तो ये नेटवर्क का इशू है। समस्या आज को दिन है। वैसे हो गई बात, सुबह 9 बजे लग जाएगा। फाइनली अपॉइंटमेंट हो गई फिक्स, सब कुछ हो गया है। प्रोसेस कंप्लीट कर दिया हूं, अब जा करके ठेठ ऑफिस में। तो कल आकर के किसी भी हालत में यहाँ लगना है, सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच बीच में। तो इसके बीच में लगाने का उन्होंने टाइम टेबल दे दिया मुझे प्रॉपर, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी आज आपको केवल ये क्लास थोड़ी रिकॉर्डेड देखना पड़ेगी। इश्यू आया है थोड़ा, तो उसको करेंगे समाधान। उसका भी क्या होता है आगे, उसका भी तो हो गया समाधान। वैसे तो आज का दिन इसको आप प्रीमियम देख लीजिए। प्रीमियम सभी प्रश्न लगाएंगे। 51वां प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम रुके थे। पढ़िए प्रश्न को, आप सभी पढ़ते हुए चलेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है PMJY, आयुष्मान भारत और जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, दोनों स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सहायता / सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन दोनों योजनाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? PMJY केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जबकि JSSK केवल शहरी क्षेत्रों के लिए हैं। PMAY गरीब और कमजोर वर्ग परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है, जबकि JSSK गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को केवल सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करती हैं। अगला है आपका PM, जो अगला विकल्प है PMJY केवल गंभीर बीमारियों में, कैंसर केवल गंभीर बीमारियों में खत्म काम। PMJAY नगद प्रोत्साहन देता है, जबकि JSSK केवल मुफ्त सेवा देता है, केवल खत्म काम। यानी कि आपका यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया। बचा क्या आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर, ये भी इसमें केवल की वजह से ये भी खत्म। बचा था आपका विकल्प नंबर B, जो है करेक्ट है। B इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ डिटेल में भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो PMJY एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पात्र परिवारों को 5 लाख तक का कवरेज प्रदान करती है, जिसका उपयोग सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए किया जा सकता है। वहीं JSSK को अगर देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं पर केंद्रित हैं और इन्हें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें है प्रसव, सिजेरियन, दवाएं, जांच, भोजन और परिवहन सुविधाएं इसमें समाहित की गई है। यह कोई बीमा योजना नहीं है, बल्कि एक सेवाओं की गारंटी देती है, मतलब एक गारंटेड योजना है, याद रखना। दूसरा अगला है 52वां प्रश्न। एक महिला सुपरवाइजर देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बने बाल गृह, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है उसकी बात कर रहे हैं, का निरीक्षण कर रही हैं। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और CCI योजना के आलोक में उसे निरीक्षण के दौरान किन पहलुओं पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए? तो केवल संस्था के भवन की वास्तुकला और सौंदर्य पर, बच्चों को प्रदान की जा रही देखभाल की गुणवत्ता, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बच्चों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार शामिल है, तथा क्या संस्था JSS एक्ट के मानकों का पालन कर रही है। संस्था द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या और उनकी लोकप्रियता पर है। संस्था को प्राप्त होने वाले दान और उनके वित्तीय प्रबंधन पर है। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर B है वह करेक्ट है। बाल गृह योजना के तहत सुपरवाइजर को क्या करना है? यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों को उचित देखभाल, पोषण, शिक्षा और उनको सुरक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। 53वां प्रश्न आपके समक्ष है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो NRDWP जो है जल जीवन मिशन का ग्रामीण का लक्ष्य हर घर नल से जल है। इस मिशन के क्रियान्वयन में विशेषकर जल प्रबंधन और संरक्षण के पहलू में महिला सुपरवाइजर समुदाय को कैसे जागरूकता और प्रेरित कर सकती हैं?
प्रत्येक घर में पानी का मीटर लगवाने के लिए दबाव बनाकर, महिलाओं को पानी समितियों जैसे ग्राम जल और स्वच्छता समितियों जिसे VWSC में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करके और जल संरक्षण के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाकर, ग्रामीणों को केवल बोतल बंद पानी का उपयोग करने की सलाह देकर और वहीं पानी के अत्यधिक उपयोग पर जुर्माना लगवाने का सुझाव देकर, तो विकल्प भी ज्यादा सटीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने 54 है। यदि कोई नियोक्ता समान पारिश्रमिक अधिनियम 1974 का उल्लंघन करते हुए समान कार्य के लिए महिला कर्मचारी को पुरुष कर्मचारी से कम वेतन देता है, तो पीड़ित महिला कर्मचारी या उसकी ओर से महिला सुपरवाइजर क्या कदम उठा सकती है? नियोक्ता के खिलाफ सीधे पुलिस में FIR दर्ज करेगी, मामले को कहाँ लेके जाएगी? श्रम न्यायालय या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष ले जाना और अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करना, नियोक्ता के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित करना, महिला आयोग में याचिका दायर करना कि नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाए। तो आप सभी आंसर लगाते हो चलें, जल्दी से फट से अपना आंसर लगाते हो चलेंगे सभी कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आएगा आपका बी इज करेक्ट। आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, चिंता ना करें, ऐसा नहीं कि आपका कमेंट नहीं देखूंगा। क्लास भले आपको प्रीमियम मिले या रिकॉर्डेड मिल रही है, लेकिन आपके कमेंट चलते रहने चाहिए। समान पारिश्रमिक जो अधिनियम है 1974 एक श्रम कानून है। इस प्रकार के उल्लंघन के मामलों के निवारण के लिए अधिनियम के तहत प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, जिनमें संबंधित श्रम प्राधिकारी या श्रम न्याय के समकक्ष जो शिकायत दर्ज करना शामिल है। यहाँ पर याद रखिएगा, जिस किसी को भी जो भी बंधु नए जुड़ रहे हैं उनको अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, तो वे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहीं से इसका PDF मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं आपको टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, जो सकारात्मक कार्यवाही या विशेष सुरक्षा बलों का आधार बनता है? दीजिए जवाब, कौन सा है वो? अनुच्छेद 44 कानून के समक्ष समानता। यहाँ पर क्या बोला है? अनुच्छेद कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो महिलाओं और बच्चों के विशेष प्रावधान की बात करता है? अनुच्छेद 15(3) जो कि लिंग आधार पर भेदभाव के निषेध को रोकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो कि है अनुच्छेद 15(3) जो है लिंग और जो उनके भेदभाव को है बच्चों को लेकर के उसके बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको ऐसे याद रखिए। 15 लोग हैं, क्या है? 15 लोग हैं। उसमें से क्या है? कुछ धार्मिक अलग अलग धर्म के हैं और कुछ क्या है? मूल वंश अलग अलग मूल निवासी है। और कहाँ के हैं? इसके साथ उनका जन्म जो है ना अलग अलग जातियों में हो गया। और कुछ महिलाएं हैं तो कुछ पुरुष हैं तो कुछ थर्ड जेंडर है। और अगर कुछ और देख लें तो एक उज्जैन में जन्मा, एक भोपाल में जन्मा, एक इंदौर में जन्मा, एक रीवा में जन्मा, एक बालाघाट में जन्मा, एक जहाँ से आप जहाँ से रहने वाले सभी अलग अलग जगह जन्मे। तो ये जन्म स्थान है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं आप तो आपको क्या होगा? फाइन देना पड़ेगा 15 के तहत 15 रुपये का। ठीक है, तो याद रखिएगा इस 15 का भी सब क्लॉज 3 है, वह महिलाओं के संबंधित स्पष्ट रूप से निर्देश देता है बालकों और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 56वां। एक 13 वर्षीय स्कूल न जाने वाली किशोरी के समग्र विकास के लिए, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य और जीवन कौशल शामिल है, महिला एवं बाल विकास विभाग की कौन सी योजना विशेष रूप से लक्षित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय क्रेंच योजना। यह जो प्रश्न है आपके, यह आज आपको देखने को मिला है। इसके बाद में यह प्रश्न, ये बोल रहा आंसर नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि प्रश्न ये देखने को मिला है। किशोरियों के लिए योजना जो सेग है, जिसको मैंने कहा कि साग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो क्या लगाएंगे आप सभी? जरा जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी
चलिए देख लीजिए विकल्प नंबर सी में, जैसा ही मैंने आपको बोला था कि जो घर पे रहते हैं वो क्या बनाते हैं, सब्जी बनाती हैं। सब्जी तो साग से याद रह जाएगा। घर रहने वाली जो स्कूल छोड़ चुकी हैं बच्चियां, उनके लिए प्रावधान है, जिसमें इस योजना में जो प्रावधान है किशोरियों के लिए है, विशेषकर साग का उल्लेख है, जिसका लक्ष्य समूह है। इसका लक्ष्य समूह क्या है भैया, 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियां। हालांकि कुछ राज्यों में 11 से 18 वर्ष तक विस्तार किया गया है इसका। इसके उद्देश्यों में पोषण, जीवन कौशल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल किया गया है। जबकि BBPP जो है ये लिंगानुपात और बालिका शिक्षा पर केंद्रित है। वहीं क्रंच योजना जो है छोटे बच्चों के लिए है। और यह आज पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए हर जो टेस्ट है महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। PMMVY जो डी है गर्भवती और धात्री माताओं के लिए है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर सेक्स है होगा। आपको ये बता रहा हूँ मैं कि जो क्रंच का है, मैं इतना ये बोल रहा हूँ आज क्यों पूछा गया है कि मेरी जो आयुष जी से बात हुई है उन्होंने बताया कि सर क्रंच योजना का पूछा था किन से संबंधित है, तो बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर आ चुका है। अगले प्रश्न का सभी जवाब देंगे। पीयूष ग्रंथि को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो कि शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान के आधार पर इसका क्या कारण है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सीधे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, अधिवक्र, अंडाशय या वृषण के कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन स्रावित करती हैं। यह पाचन एंजाइमों का उत्पादन करती हैं। 57 का पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही है। और मैं आपको इसी के साथ बता दूं, पाचन में कल एक प्रश्न आया था, कल का एक प्रश्न याद आया मुझे, जिन्होंने मुझे बताया था उनका, कि उन्होंने कहा था मुझे, जो एक प्रश्न था वो ये कि भैया जो पाचन है, पाचन में जो हमारा मस्तिष्क है वह मस्तिष्क जो है वह कैसे भूमिका निभाता है। मस्तिष्क कैसे भूमिका निभाता है बताइए। मस्तिष्क यह भूमिका निभाएगा क्या? आप कहेंगे नहीं निभाएगा। नहीं बाबा, निभाता है। आपके शरीर में कब कौन सी इंद्रिया कैसे काम करेगी, कौन सी पाचन क्रिया कैसे काम करेगी, उनको निर्देश कौन देगा? उनको निर्देश मस्तिष्क देगा। यानी कि वहाँ पीयूष ग्रंथि जाना चाहिए अंदर, लेकिन सिर्फ मस्तिष्क का पूछा था तो पाचन में कैसे करता है, तो उनको निर्देश देने का वहाँ आंसर था निर्देश, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कि वह मतलब कैसे देगा, तो कोई आदेश देगा ऐसा कुछ करके था, तो मैंने सर ऐसे कुछ लगाया, तो बिल्कुल करेक्ट है निर्देश। पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सामान्य जीव विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित है, जो कि मास्टर यानी कि मस्तिष्क जो है उसके अंदर स्थित है, जहां इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह ऐसे हार्मोनों को स्रावित करते हैं, जैसे जो हार्मोन है उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, जो भी स्रावित होते हैं उनको। जैसे यहाँ थायराइड जो उत्तेजक हार्मोन है उनकी बात हो रही है, इनको लेकर के, ठीक है। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं हम। महिला रुकिएगा जरा। सॉरी 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 सॉरी, आई होप आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। तो चलिए, महिला सुपरवाइजर आंगनवाड़ी केंद्र के रिकॉर्ड और रजिस्टर के रख रखाव की जांच कर रही हैं। उसे यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की जो वृद्धि निगरानी है, उनकी वृद्धि निगरानी जो है, ग्रोथ वाली जो है, मॉनिटरिंग कर रही ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो उसके लेकर के का जो डेटा है नियमित रूप से दर्ज और सही तरीके से संकलित किया गया है।
इस कार्य के लिए कंप्यूटर का कौन सा ज्ञान सबसे अधिक सहायक है? कंप्यूटर का वो कौन सा ज्ञान आप अच्छे से ज्ञात होना चाहिए आपको, जिसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं? MS पावर पॉइंट का उपयोग करके, MS एक्सेल का उपयोग करके बच्चों के जो स्कोर वगैरह दिया गया उसकी जांच करेंगे तो फाइनली यहाँ MS एक्सेल आ गया बी में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल में ही होगा सर डेटा का कार्य, याद रखिएगा। हालांकि ना आपसे कंप्यूटर से इतना ज़्यादा भर के नहीं पूछ रहा है, मैं तो उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ हर जगह कि अगर आपसे कल को अगर पूछ लिया उसने आपकी शिफ्ट में तो आपको परेशानी ना हो। जनजातीय उप योजना जो है STP का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह आदिवासी क्षेत्रों के विकास में कैसे योगदान करती हैं? यह केवल आदिवासी छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। यह एक रणनीति है जो सुनिश्चित करती है कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत धन का एक निश्चित अनुपात आदिवासी समुदायों के लाभ के लिए आवंटित और उपयोग किया जाएगा। क्या किएगा? उपयोग किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, यानी कि क्लियरली यहाँ समझ में ये आ रहा है पोषण समझ सब बात किस में हो रही है, यहाँ पर बी विकल्प में हो रही है, तो यही करेक्ट आंसर है आपका। सभी को ये PDF जो है स्मार्ट स्टडी अप्रोच की एप्लीकेशन मिलेगा, तो आपको डाउनलोड कर लेना है आज ही और आज ही ID बना लेना है। याद रखिए दहेज से संबंधित जितने भी यह रहे हैं आपके, यहाँ से कुछ धाराएं पूछ रहा है वो एक आध, तो याद रखिएगा इनको। दहेज प्रतिषेध जो हमारा अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि विवाह के 7 वर्षों के भीतर किसी महिला की अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और यह साबित होता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज के लिए परेशान किया गया था। क्या किया गया था? परेशान किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता की IPC की धारा में कौन सा लागू होगा? IPC की धारा 498, इसके बाद में IPC की धारा 302, IPC की धारा 304B और IPC की धारा 376 जो कि बलात्कार है। तो दहेज मृत्यु किस में लिखा है? 304 में लिखा है, 304B में, यानी कि यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 498 क्रूरता की बात करता है, जबकि 304B दहेज मृत्यु की बात करता है। और हमें एक बात और याद रखना है कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु और मृत्यु से ठीक पहले दहेज उत्पीड़न सीधे तौर पर IPC की धारा 304B के तहत दहेज मृत्यु की परिभाषा से मेल खाती है। याद रखिएगा 7 वर्षों तक वह नवविवाहित मानी जाती है, 7 वर्षों तक, 7 साल तक। यहां पर 61वां प्रश्न कह रहा है, एक महिला सुपरवाइजर अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की वृद्धि और विकास का आकलन कर रही हैं। वह देखती हैं कि एक 4 वर्षीय बच्चा शारीरिक रूप से क्या है, अपनी उम्र के अनुसार वजन और ऊंचाई वृद्धि प्राप्त कर चुका है, परंतु उसे अपने साथियों के साथ खेलने, सरल निर्देशों का पालन करने और अपनी जरूरतों को व्यक्त करने विकास में काफ़ी कठिनाई हो रही है। बाल विकास की बुनियादी अवधारणाओं के आधार पर सुपरवाइजर को इस स्थिति का क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या मार्गदर्शन देना चाहिए? बताइए साहब, क्या देंगे? पहली बात तो प्रश्न ही पढ़ने नहीं पड़ा होगा अभी, तो पढ़िए एक बार और प्रश्न को, वीडियो को रोकिए, एक बार और पढ़िए आराम से, फिर जवाब दीजिए। निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चूंकि बच्चे की शारीरिक वृद्धि सामान्य है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है और विकास में देरी समय के साथ ठीक हो जाएगी। निष्कर्ष निकालना चाहिए कि शारीरिक वृद्धि विकास का एकमात्र महत्वपूर्ण पहलू है और आशा कार्यकर्ता को हम बोलेंगे कि केवल बच्चे के पोषण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए। विकल्प C में लिखा है, निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यद्यपि बच्चे की वृद्धि सामान्य प्रतीत होती है परंतु उसके सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में संभावित देरी हो सकती है और ऐसे में आशा कार्यकर्ता को हम कहेंगे कि बच्चे के साथ लक्षित अंतः क्रियात्मक गतिविधियों जैसे खेल, संवाद को बढ़ाने और आगे मूल्यांकन के लिए रेफरल का पर भी विचार करने का मार्गदर्शन देना चाहिए। यानी कि विकल्प नंबर C जहां तक अभी हम पढ़ता है उसमें संतुलन कौन सा बन रहा है? C में बन रहा है। तो यहाँ विकल्प नंबर C
करेक्ट आंसर बनेगा। इन टर्म को पढ़ते हुए चलिएगा, एक एक टर्म महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। यहाँ पर जो विभिन्न पहलू जिसमें शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक और सामाजिक पहलू शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष है 62वां प्रश्न। फिर विकास सिर से पैर की ओर है। विकास जो हमारा बॉडी का वो सिर से लगाकर पैर की ओर है और केंद्र से परिधि की ओर होता है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है और इसका व्यवहारिक अर्थ क्या होगा? सिद्धांत कहता है निरंतरता का सिद्धांत। यह अर्थ है विकास हमेशा एक समान गति से होता है। सिद्धांत कहता है विकास की दिशा सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। अर्थ है बच्चे पहले सिर और धड़ पर नियंत्रण विकसित करते हैं, फिर भुजाओं और टांगों पर और अंत में उंगलियों और पंजों पर। विकल्प नंबर सी कहता है, उसमें कहा गया सिद्धांत के एकीकरण का सिद्धांत, और इसका अर्थ होता है विकास के सभी पहलू स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और अगला सिद्धांत दिया है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा एक अद्वितीय क्रम में विकसित होता है। तो क्या जवाब होगा? यहाँ पर बी में जो कही गई बात है आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। यहाँ पर अगर देखें तो विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वह क्लियर उनके सिर से लगाकर पैर तक की बात करता है। जहाँ पर केंद्र और परिधि की बात भी करते हैं तो पहले ये आएगा फिर ये ऐसे बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 3 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए उन्हें बार बार अक्षरों को लिखने का अभ्यास करा रही है, जिसमें बच्चों की रुचि नहीं दिख रही है। वे हतोत्साहित हो रहे हैं। शाला पूर्व शिक्षा की अवधारणा और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के आधार पर महिला सुपरवाइजर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहिए? यह प्रश्न मैंने इतना घुमा फिरा के बनाया है, लेकिन जो प्रश्न कल था जिनके बारे में मुझे बताया गया तो उसमें ऐसा कहा गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है बच्चों को कैसे समझाएगी ताकि वे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सके, समझने में प्रारंभ हो सके। तो बच्चों को डांट कर अभ्यास कर जारी करना तो भैया ये तो कभी भी नहीं करेंगे। डांट फटकार तो हम बच्चे को नहीं करेंगे। लिखने के बजाय अक्षरों को जोर जोर से रटने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर रटन विद्या ही करवाना है तो फिर बात ही क्या है। सुझाव देना कि इस आयु वर्ग के लिए अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करेंगे। बल्कि क्या करेंगे, मैंने यहाँ सब चीज़ लिख दी एक साथ क्योंकि यह आपके वहाँ पर पूछा गया था। अब पता नहीं कौन सा पूछा तो यहाँ मैंने सारे शब्द लिख दिए। अक्षर ज्ञान को खेल आधारित गतिविधियों में रेत के अक्षर बनाना, अक्षर वाले ब्लॉक से खेलना, अक्षर गीत गाना, अक्षर वाले जो गीत है उनको गाना यानी कि गीत गा करके सुनाना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकसित करना, साथ में आपका विकसित करने वाली गतिविधियों में जैसे कि क्ले मॉडलिंग जो क्लेपिंग करने वाला, मोती पिरोना, मोती को पिरो करके करना के साथ एकीकृत करने का सुझाव देना। यानी कि ये सारे जो टर्म है आपके जीवन में याद होना चाहिए कम से कम आपकी पेपर के दिन तक, क्योंकि ये आपको देखने को वहाँ मिलेगा। ठीक है, क्लियर है जी। जो भी नए बंधु जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चले, बेल आइकन को ऑन करते हुए चलेंगे। साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण अवस्था जो कि 2 से 8 सप्ताह को अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और इस अवधि में गर्भवती महिला को किन बातों पर का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि इस अवधि में भ्रूण का आकार सबसे तेजी से बढ़ता है। महिला को अत्यधिक कैलोरी का सेवन करना चाहिए क्योंकि इस अवधि में बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। महिला को केवल पौष्टिक भोजन करना चाहिए क्योंकि इस अवधि में शरीर के प्रमुख अंगों और प्रणालियों जैसे हृदय, मस्तिष्क, हाथ पैर का निर्माण और विकास ऑर्गन का जो होता है विकास होता है। महिला को संक्रमण, हानिकारक दवाओं, शराब, विकिरण से बचना चाहिए तथा फोलिक एसिड सहित पर्याप्त पोषण लेना चाहिए। और अगला डी में दिया है क्योंकि इस अवधि में भ्रूण गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। कहाँ पर? गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है।
महिला को पूर्ण आराम करना चाहिए और यात्रा से बचना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आइए। एक महिला सुपरवाइजर एकीकृत बाल सुरक्षा योजना ICPS के तहत रोकथाम सेवाओं के महत्व पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दे रही हैं। पाठ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रोकथाम सेवाओं का एक उदाहरण है? बाल गृह में रहने वाले बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। बी है यौन शोषण के शिकार बच्चे को कानूनी सहायता प्रदान करना। विकल्प सी है समुदाय में बाल विवाह और बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना। पुलिस द्वारा बचाए गए तस्करी पीड़ित बच्चे को क्या करना? आश्रय गृह में रखना। तो यहाँ पर था आपका कौन सा? सी जो है वह करेक्ट है। अब जहाँ यहाँ बाल विवाह का आया है तो बाल विवाह में मुझे एक प्रश्न और याद आ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए जो बाल विवाह अधिनियम है वो जब का है? हमारा 2006-7, उसको छोड़िए आप। तो सबसे बड़ी बात वो कि हमारे भारतीय समाज में वह कौन सी परंपरा है जिसके कारण ये प्रश्न लिखिएगा आप, आपके प्रश्न आएगा है जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण उस परंपरा के कारण क्या होता है? हमारे जो उस परंपरा के कारण जो बाल विवाह करवाया जाता है कानून के होते हुए, कानून के होते हुए। तो बताइए यहाँ कौन सा होगा? ऐसे में कौन सा आएगा? ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ मिलेगा आपको जो ये मिलेगा। अगर मैं इस प्रश्न का जवाब दे दूं आपको तो इस प्रश्न का जवाब लिखिएगा, इसमें मिलेगा हमारा समाज में या हमारी सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसका देखा जाए तो हमारा परंपरा की बात करें तो समुदाय में या समाज में मान सम्मान मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूँ, याद रखिएगा आपको वहाँ कौन सी भाषा मिल सकता है। मान सम्मान बनाए रखने के लिए मैंने आपको आम भाषा में लिखवा दिया है। अब आपसे वो किसी भाषा में पूछो आपको लगा देना है, क्योंकि ये प्रश्न भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, जो भी क्लास को प्रॉपर देख रहे हैं, वीडियो में है चाहे, उनको ये प्रश्न याद होना चाहिए। मैं पूछूंगा सभी से, पता चलेगा कैसे क्या है। क्लास के बाद में ग्रुप में पूछूंगा इसको मैं। बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का उल्लेख किया गया है ICPS के तहत, याद रखिएगा। 66वां प्रश्न है जिसमें कहा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे की भावनात्मक और व्यवहारिक जो क्षमताओं का निदान करना, बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य और किसी भी चिकित्सा स्थिति का आकलन करना, यह निर्धारित करना कि बच्चे का समग्र विकास आयु उपयुक्त है या नहीं, यह पता लगाना कि बच्चा अकादमिक कौशल जैसे पढ़ना लिखना गणित में कहाँ मजबूत है और कहाँ उसे कठिनाई हो रही है, ताकि उसे क्या हो सके, उचित शैक्षिक हस्तक्षेप की योजनाएं बनाई जा सके उसके लिए। विकल्प नंबर डी के में जो है राइट आंसर है। पढ़ने लिखने सबकी बात हो रही क्लियरली। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल विशेष स्कूलों में ही शिक्षा प्रदान करना जहां प्रशिक्षित शिक्षक हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में क्या करना, उनके गैर विकलांग साथियों के साथ आवश्यक समर्थन और संसाधनों के साथ शिक्षा प्रदान करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षा बनाए रखना, लेकिन उसी स्कूल भवन के भीतर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल घर पर ही शिक्षा देना। कौन सा आंसर लगाएंगे आप, जरा बताएं।
तो बी जो है करेक्ट है, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है विकल्प नंबर बी के अंदर। ठीक है, क्षमा कीजिएगा आज आपसे लाइव बातें नहीं हो पा रही है, उसके लिए आज मैं कैसे तैसे कर, मैं कैसे मैनेज कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, आज की मैं खुद परिस्थिति समझ रहा हूं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिपोर्ट करती है कि एक बच्चा जिसे पहले सामान्य रूप से सुनाई देता था अब ऊंचा सुनने लगा है और कक्षा की गतिविधियों में ध्यान नहीं दे रहा है। महिला सुपरवाइजर को इस बच्चे के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की सिफारिश करनी चाहिए? केवल शैक्षिक मूल्यांकन, यह देखने के लिए कि क्या उसे सीखने में कठिनाई हो रही है? चिकित्सा मूल्यांकन, विशेष रूप से कान, नाक, गला विशेषज्ञ द्वारा श्रवण जांच और संभवतः विकासात्मक स्क्रीनिंग। केवल मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन गलत। सहायक तकनीकी मूल्यांकन, यानी कि यह देखना कि क्या उसे किसी उपकरण की आवश्यकता है। तो यहां पर विकल्प नंबर बी करेक्ट है। 69 में लगाएंगे किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत स्थापित बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उसकी बात कर रहे हैं कि मुख्य जिम्मेदारी क्या है? कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों का न्याय निर्णय करना, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों CNPC के मामलों का निर्णय लेना और उनके सर्वोत्तम हित में आदेश पारित करना, जैसे आश्रय, पालक देखभाल, दत्तक ग्रहण आदि। बाल विवाह के मामलों में विवाह को शून्य घोषित करना, स्कूलों में शिक्षा का अधिकार, अधिनियम के कार्यान्वयन की जो निगरानी है वह करना समाहित किया गया है। तो इसका विकल्प नंबर बी जो है करेक्ट है, याद रखिएगा विकल्प नंबर बी। 70वां प्रश्न आपके समक्ष है। एक महिला सुपरवाइजर गर्भवती महिलाओं के रूप समूह को प्रसव पूर्व विकास पर शिक्षित कर रही है। उसे आनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाता है? बच्चे की आंखों का रंग उसके माता पिता से मिलना, गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा लिया गया पौष्टिक आहार जो बच्चे के स्वस्थ वजन में योगदान करता है, बच्चे के सिकल सेल एनीमिया का पाया जाना जो आनुवांशिक बीमारी मानी जाती है, बच्चे की स्वाभाविक बुद्धि का स्तर जो काफ़ी हद तक जीन्स जो है जो जीन होते हैं शरीर में द्वारा निर्धारित होता है। तो कौन सा लगाएं पर्यावरणीय प्रभाव में? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी जिसमें कहा गया पौष्टिक आहार की बात हो रही है, क्लियरली उसी में समझा हुआ था। चलिए आनुवांशिक जो है पाठ के अनुसार अगर आनुवांशिकता की बात करें तो पालन पोषण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक शिक्षा, पोषण आदि दोनों को बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक बताया गया है। आंखों का रंग वगैरह नहीं आएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है शाला पूर्व शिक्षा के संदर्भ में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि ऐसा जो छोटे छोटे रूपों में जो सूक्ष्म रूप से चल रहा है, और गत्य मतलब आगे निरंतर सीखना है, छोटे छोटे रूपों में आपको सिखाते हुए चलना है, स्किल डेवलप करना है। गेंद को फेंकना और फाड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, पेंसिल पकड़कर चित्र बनाना और अक्षर लिखने का प्रयास करना, 3 पहियों वाली साइकिल चलाना। कौन सा सही होगा? तो ये विकल्प नंबर सी में राइट है। पाठ में जो यहाँ पर बात जो की गई डिटेल, इसमें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। 72वां प्रश्न आपके समक्ष है, बहुत ही मजेदार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 21A कर रहा है, तो 6 से 14 वर्ष की बात आएगी, 6 से 14 वर्ष। वहीं अगर हम बात करें तो 45 में कितना है? 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यह प्रश्न भी कल आया हुआ है। कल बताया गया था कि ASD के बारे में बताया था सर। से प्रभावित बच्चे में आमतौर पर किस क्षेत्र में मुख्य कठिनाई देखी जाती है? केवल शारीरिक गतिशीलता और समन्वय में, केवल दृष्टि या श्रवण में, सामाजिक संपर्क स्थापित करने, संवाद करने, दोहराव वाले व्यवहार में, केवल गणितीय अवधारणाओं को
समझने में महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा, विकल्प सी करेक्ट है। और याद रखना वहाँ जिस तरह की मुझे ऑप्शन बताया कि सर उसमें एक तो केवल शरीर की गति के बारे में बात की गई थी और दूसरा कुछ जो अपनी दृष्टि है उसके बारे में, यहाँ श्रवण की भी दिया है, वहाँ केवल दृष्टि दिया था, मैंने श्रवण भी जोड़ा है, ऐसा कुछ था। और ऐसा कुछ था कि शिक्षा जो है, शिक्षा में उसको गणित के जो जोड़ वगैरह करना है वो सीखना है, तो गणित के जोड़ वगैरह सब बोल दिया, तो गणितीय उदाहरण जोड़ दिए अपनों ने। ठीक है, कुछ परिवर्तन है बस हल्का फुल्का लैंग्वेज का। तो प्रश्न बहुत मजेदार बन रहे हैं, आपके कट पेस्ट हैं, याद रखिएगा। तो ये केवल शब्द तीनों वहां पर भी थे, यहाँ भी मैंने केवल जोड़े हैं, तो आप क्लियरली मेंशन कीजिएगा। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला सुपरवाइजर को बताती है कि उसके केंद्र में एक बच्चा है जो अक्सर अन्य बच्चों क्या करता है, मारता रहता है। आपने देखा होगा उदंड बच्चा होता है ना, उदंड, खिलौने छीन लेता है और निर्देश का पालन नहीं करता है। बच्चे के सीखने और विकास के संदर्भ में यह किस प्रकार के विकास से संबंधित है, मुद्दे का संकेत हो सकता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल शारीरिक और गत्यात्मक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, क्या देंगे? सी बिल्कुल सही है, आप सभी ने सही आंसर सोचा बिल्कुल। बच्चों को शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग से बचाने का दायित्व राज्य पर है। यह निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39F और अनुच्छेद 15(3). क्या बोल रहा है भैया? बच्चों को शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग से बचाने का राज्य का जो दायित्व है, तो राज्य का दायित्व की बात आ रही है तो कहाँ जाएगा? DPSP में जाएगा। दायित्व में तो कहाँ चला जाएगा? DPSP, और DPSP एक ही लिखा हुआ है जो कि F किया गया है। 39 से बच्चों के स्वस्थ विकास और शोषण से सुरक्षा प्रोवाइड करना, जहां पर आपको कानूनी सहायता मिलती है। ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात इसमें है, बच्चों को स्वतंत्र गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों और अल्पवयीन व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग है, यानी कि आपका आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जो आर्थिक स्थिति कमजोर है आपकी, तो उसमें भी आपको क्या किया जाएगा? रक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और इसके माध्यम से आपको ये भी स्थिति मिलेगी कि यहाँ आपको निःशुल्क जो राज्य है वो वकील प्रोवाइड कराने का प्रावधान करेगा आगे चल के। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक तकनीक का क्या अर्थ है और महिला सुपरवाइजर इसका उपयोग कैसे बढ़ावा दे सकती है? यह सहायक तकनीक का प्रश्न भी पूछा गया है। अर्थ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए खिलौने बढ़ावा देना, यानी कि आंगनवाड़ी में ऐसे खिलौने उपलब्ध कराना। अर्थ है वे उपकरण और सेवाएं जो बच्चों को सीखने, संवाद करने और दैनिक कार्यों को करने में उनकी कार्य क्षमता जो है कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि स्क्रीन रीडर, श्रवण यंत्र बढ़ावा देना। पात्र बच्चों और उनके परिवारों को इन गतिविधियों और संबंधित योजनाओं जैसे ADIP के बारे में जानकारी देना और उन्हें प्राप्त करने में सहायता करना। अगला है आपके समक्ष जो अर्थ, वह है केवल विशेष शिक्षकों, तो ये सारी बातें विशेष केवल आ गया खत्म। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप को और उसका बढ़ावा कैसे देंगे? सभी माता पिता को इन ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपका विकल्प भी बहुत ज़्यादा करेक्ट है। मिशन वात्सल्य योजना का मुख्य फोकस क्या है? जैसा कि बाल देखभाल और संरक्षण के संदर्भ में वर्णित है, केवल 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बाल संरक्षण सेवाओं और कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से अनाथ, बेसहारा, संकटग्रस्त बच्चों के लिए सहायक और पुनर्वास प्रदान करना, केवल बाल विवाह को रोकने के लिए स्कूली जागरूकता अभियान चलाना। तो यहाँ पर विकल्प सी ही करेक्ट होगा, वात्सल्य से लगाइएगा। अगला आपके समक्ष है
बाल विवाह के लिए सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न पहलू जो कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो यहां पर आएगा एकीकरण का जो सिद्धांत है उसकी बात की जा रही है, आपस में जोड़ने की बात है। याद रखिएगा ये जो 78वां प्रश्न करवा एकीकरण वाला, यह प्रश्न भी आया हुआ है पिछले कल या परसों में, 1-2 दिन में ही आया हुआ है। एक महिला सुपरवाइजर देखती है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के भाषा विकास के लिए केवल उन्हें कविताएं रटाने पर ध्यान दे रही है। भाषा विकास के 4 मुख्य घटकों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को ध्यान में रखते हुए सुपरवाइजर को जो आशा कार्यकर्ता है आंगनवाड़ी की, उसको क्या करवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किन अन्य गतिविधियों को शामिल करने का सुझाव देना चाहिए। केवल बच्चों को जो है उसमें क्या करना, अधिक लिखने का अभ्यास कराना, बच्चों को चुपचाप बैठकर केवल सुनने का निर्देश देना, कहानी सुनाना, बच्चों को कहानी पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, चित्र वाली किताबें दिलवाना, उनके बारे में पूछना और उसके बाद चित्र बनाने का या स्क्रिबल करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि यहाँ पूरी बातें लिखी है, अगर इनमें से कोई एक बात आपको दिख जाए तो वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ सारी बातें लिख दी गई है आपके लिए, ठीक है। यह सरल नहीं बनाया गया है, यह सरल आपके लिए लग रहा है कि सरल, आसानी से आंसर लग जा रहा है। आपको याद ये करवा रहा हूँ कि ये सारा टर्म आपके जहन में जाए, आपके शब्दकोश में जाए, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो रिकॉल हो और तुरंत से आंसर लगाएं। पालना योजना जो है उसके बारे में पूछा गया है का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य क्या है पालना का, यह प्रश्न भी कल पूछा गया है। आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट था या इवनिंग पर से वो पूछा गया है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान सहायता प्रदान करना, परित्यक्त और निराश्रित शिशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय यानी कि पालना केंद्र प्रदान करना और उनकी देखभाल या गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, 6 माह से लगा करके 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर चलाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता को वित्तीय सहायता देना। 80 में क्या लगाएंगे, बी करेक्ट है, बेसारा वगैरह सब हो रहा ना उसका। 81वां प्रश्न का जवाब दीजिए। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बच्चे का विकास पूरी तरह से उसकी आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। बच्चे का विकास केवल पर्यावरण और पालन पोषण पर निर्भर करता है। सी में लिखा है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हुए बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। और यह जो लाइन है इस तरीके की कुछ पूछा जा चुका है, पर्यावरण दोनों का संबंध। आनुवंशिकता क्षमताएं निर्धारित कर सकती हैं, जबकि पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। आनुवंशिकता केवल शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करती है, जबकि पर्यावरण केवल व्यवहार को प्रभावित करता है। तो विकल्प सी करेक्ट है। यहाँ पर स्कूल पूर्व शिक्षा का एक महत्वपूर्ण औचित्य यह है कि यह बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करता है। इस तैयारी में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है। बच्चों को कक्षा 1 के पाठ्यक्रम को पहले से ही याद करवाना। बच्चों को, जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि बच्चों में स्कूल के माहौल जैसे दिनचर्या, निर्देशों का पालन, समूह में काम करने के प्रति सहजता विकसित करना, साथ ही बुनियादी संख्यात्मक और साक्षरता है कौशल का परिचय देना। तो कहीं ना कहीं आपको जो विकल्प दिया भी उसमें करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्पीड से कीजिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की प्रमुख जो मुख्य भूमिका है वह क्या है। और तो हमें यह बताना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। तो ये कैसे करेगी, यह प्रश्न भी आई थिंक
मॉर्निंग का या इवनिंग वाले ने बताया, किसने बताया था यार, किसी ने बताया था मुझे इस प्रश्न के बारे में कि सर ये प्रश्न आया था समाज पुनर्वास के संबंधित। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीधे स्कूल छात्रावास चलवाना, सीधे भाई साहब। विशेष स्कूल शिक्षकों और पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मानकीकृत और विनियमित करना तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित गतिविधियां बनाना, विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना, सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र का निर्माण और वितरण करना। तो बी में करेक्ट आंसर आएगा यहां पर भी। लगाइए अगला प्रश्न। एक बच्चा जिसे सेरेब्रल पाल्सी है उसे किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव होने की सबसे अधिक संभावना है? तो भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में, पढ़ने और लिखने में, लिखने कौशल सीखने में, सामाजिक परिस्थितियों में संवाद करने में, शारीरिक गतिशीलता, मांसपेशियों का समन्वय और संतुलन बनाए रखने में। तो 84 का क्या होगा? विकल्प नंबर डी एकदम सही है, याद रखिएगा। सेरेब्रल पाल्सी को मस्तिष्क क्षति के कारण होने वाली शारीरिक गतिशीलता और समन्वय की कठिनाई के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कि न्यूरल सिस्टम के ऊपर विकार, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें अगर विकार उत्पन्न हो गया तो उसके कारण होता है। बाल देखभाल और संरक्षण के संदर्भ में गैर संस्थागत देखभाल का कौन सा रूप बच्चे के लिए स्थायी पारिवारिक वातावरण प्रदान करने वाला लक्ष्य रखता है? पालक देखभाल, रिश्तेदार देखभाल, दत्तक ग्रहण, बाल गृह। ये 85 का कौन सा होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब सीखना, संज्ञा कर रहा है तो वो कौन डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, कॉग्निटिव में कौन सी क्षमता होती है? केवल दूसरों के साथ खेलने और सहयोग करने की क्षमता, अब केवल अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करना, सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। यानी कि संज्ञान कब लिया जाएगा? जब आपको जरूरत हो रही है वैसे में। तो इसका मतलब है सी विकल्प करेक्ट है। यदि कोई स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए निर्धारित 25% आरक्षण का पालन नहीं करता है तो महिला सुपरवाइजर या अभिभावक क्या कर सकते हैं? स्कूल के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास कर सकते, संबंधित शिक्षा विभाग या बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे एनसीपीसीआर या एसपीसीआर, ये जो नेशनल वाला है और स्टेट वाला है, में शिकायत दर्ज करा सकते हैं स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन करके। तो ये सीधी सीधी बात है, इनके जो विभाग है उन विभागों में क्या करोगे आप? शिकायत करोगे। ठीक है, लगाइए 88वां प्रश्न का जवाब। राष्ट्रीय न्यास मुख्य रूप से किन प्रकार की अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करता है? केवल दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित के लिए, ऑप्टिज्म, सेरेब्रल प्लासी, बुद्धि अक्षमता, बहु विकलांगता वाले व्यक्ति। यह विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा, बी ही। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है। सामान्य ज्ञान अगर बात की जाए तो सामान्य राष्ट्रीय न्याय अधिनियम जो है 1999 के तहत स्थापित यह संस्था विशेष रूप से 4 प्रकार के जो विकासात्मक हैं, जिसमें अक्षमताओं को, यानी कि आपका शरीर जो है जो भी विकास हो रहा है उसमें अक्षमताएं हो रही है, तो उसमें जो प्रणयता, इसके बाद में प्रमस्तिष्क घात और मानसिक मंदता, इसी बात है हो रही है। बहुविकलांगता, ध्यान दीजिएगा, स्वप्राणायता मतलब ऑटिज्म का मतलब हो रहा है कि अपने खुद के जो आप निर्णय ले रहे हो उसकी बात कर रहे हो खुद से ही। प्रमस्तिष्क मतलब जो आपका दिमाग है कुछ उसमें क्या हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके बाद मानसिक, यानी कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो
और इस इंडिविजुअली देखा जाए तो इंटेलेक्चुअली। और बहुविकलांगता की अगर बात करें तो इसमें कोई भी तरह आपके अंदर मल्टीप्ले देखा जाए डिसीज हो रहा है कोई, तो उसके लिए उनसे ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ये विभाग कार्य करता है। एटी 89 का जवाब लगाएंगे। एक 5 वर्षीय बच्चा आंगनवाड़ी में ब्लॉक के तरह तरह की आकृतियां बना रहा है। कहानी सुनाते समय नए अंत सोच रहा है। ड्राइंग में रंगों का अनोखे तरीके से क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। यह बच्चे के किस प्रकार के विकास को दर्शाता है? सृजनात्मक, सौंदर्य और बोध का विकास। विकल्प नंबर सी क्लियरली समझ में आ रहा है। बाल देखभाल एवं संरक्षण की अवधारणा के अनुसार बच्चे का सर्वोत्तम हित किस सिद्धांत का अर्थ है? बच्चे की हर इच्छा को तुरंत पूरा करना, बच्चे से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय उसके शारीरिक भावनात्मक जो है उसकी बात, और साथ में सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकताओं और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। बच्चे को हमेशा उसके जैविक माता पिता के साथ ही रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता देना, उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करना। तो ये विकल्प भी जो है करेक्ट होगा। अगला है 91वां। एक महिला सुपरवाइजर पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बात कर रहा है। उसकी बात कर रहा है तो के लिए क्या करना, क्षमता निर्माण सत्र आयोजित कर रही हैं। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो और आशा कार्यकर्ता यानी सहायिका जो है उनको खाना पकाने की नई विधियां सिखाना। इन दोनों को क्या करना, ज्ञान कौशल को बढ़ावा। तो यही क्या हो रहा है, बढ़ाना, ताकि वे पोषण, स्वास्थ्य और वृद्धि निगरानी और समुदाय के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने जैसे अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन कर सकें। तो यही विकल्प नंबर जो है बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। 52वां है विकास क्रम का सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है और शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम इस सिद्धांत का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो बताइए, विकास के लिए पहले चलना, फिर बैठना, फिर से संभलना, फिर सिर संभालना, पहले सिर संभालना, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर खड़े होना, फिर चलना, पहले दौड़ना, फिर पहले दौड़ोगे, क्या करोगे, दौड़ोगे। याद कीजिए, थ्योरी में मैंने समझाया था खुशी का एग्जांपल लेकर के। पहले उंगलियों से पकड़ना, फिर बाहों से पकड़ना, फिर पूरे शरीर का उपयोग करना। भैया पहले शरीर से पकड़ते हैं ना, ये तो बाद में विकास होगा ना, पहले तो ये बाजुओं का विकास होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर बी विकल्प है वो विकास का क्लियरली आपको मेंशन किया गया है, वह सामान्य बात बता रहा है। 93वां बताएंगे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के तहत बच्चों में 4D की जांच की जाती है। इसमें डी का अर्थ है डिफिशियंसी यानी कि कमियां, जो आपके शरीर में कमी हो रही है। महिला सुपरवाइजर के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में जो कमियां हैं यानी कि डिफिशियंसी का क्या अर्थ हो सकता है? स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में कमी, बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं और अनुशासन की कमी, बच्चों में विटामिन, खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसे कि एनीमिया, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी, ये सारी बातें। बच्चों के खेलने के लिए सुविधाओं की कमी, तो विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। 94 शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों की स्मृति मेमोरी की बात कर रहा है। क्षमता का विकास महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है स्मृति विकास में सहायक हो सकती है? तो यहाँ पर बात की जा रही है सहायक हो सकती है। बताइए, बच्चों को केवल नई जानकारी बार बार सुनाना, बच्चों के साथ मेमोरी जो गेम है खेलना, जैसे कि
मिलती जुलती तस्वीरों का मिलान करना, छुपी हुई वस्तुओं को याद रखना, कहानी या कविताओं को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्टली करिएगा क्योंकि थोड़ा आज एकीकृत बाल सुरक्षा योजना ICPS का समग्र लक्ष्य है केवल कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को दंडित करना, बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाना जिसमें दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से बचाव, प्रतिक्रिया और पुनर्वास शामिल हैं। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने 96वां, एक महिला सुपरवाइजर को अपने क्षेत्र में संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल व्यवस्थाओं की निगरानी करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था गैर संस्थागत देखभाल का उदाहरण है? गैर संस्थागत का पूछा। जिला स्तर पर संचालित बाल गृह, राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, तो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संचालित अवलोकन गृह, एक बच्चा जो अपने दादा दादी के साथ रह रहा है क्योंकि उसके माता पिता काम के लिए दूसरे शहर चले गए, रिश्तेदारी देखभाल। तो यहाँ पर क्या होगा आपका विकल्प नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर गैर संस्थागत देखभाल है। शाला पूर्व शिक्षा के दौरान बच्चों के सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती हैं? बच्चों को अकेले बैठकर पहेलियां हल करने के लिए देना, बच्चों को समूह में खेलने, खिलौना साझा करने, बारी बारी से काम करने और एक दूसरे की मदद करने के अवसर प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार आ रहा है तो मैं भी बार बार आपको याद करवा रहा हूँ। ये डेली की शिफ्ट में एक बात तो तय मिल रही है कि बच्चे का विकास सामाजिक रूप से कैसे होगा, तो वह ऐसे होगा। तो विकल्प नंबर बी करेक्ट है। 98 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्या परिणाम है? इसने केवल सरकारी भवनों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होगा। इसने दिव्यांगों की श्रेणियों को कम कर दिया है और केवल गंभीर रूप से विकलांगों को ही लाभ प्रदान किया? ऐसा भी नहीं होगा। इसने दिव्यांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों का विस्तार किया है, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाए हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर प्रतिबंध लगाए हैं, साथ ही सुगम्यता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। शुरुआत में इसमें भी नेगेटिव बातें दिखने को मिली थोड़ी बहुत, लेकिन अच्छी बात यह कि पूर्णतः पूरा कथन सही है, जो सी करेक्ट आंसर होगा। 99वां बच्चों के भाषा विकास के 4 मुख्य घटक पाठ में बताए गए हैं। उनमें से यदि कोई बच्चा अक्सर कही गई बातों को गलत समझता है या निर्देशों का पालन करने में कठिनाई महसूस करता है, तो यह किस घटना में संभावित कमजोरी का संकेत हो सकता है? बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो यह जो है आपका विकल्प नंबर बी, सुनने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हो रही बच्चे में अक्सर बातों को गलत समझता है, तो सुनने में कठिनाई हो रही है। अंतिम प्रश्न है आज का, महिला सुपरवाइजर के लिए बाल विकास, शाला पूर्व शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और बाल संरक्षण से संबंधित विषयों का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वह इन विषयों पर अकादमिक शोध पत्र लिख सके, ताकि वह उच्च अधिकारियों के सामने अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर सके, ताकि वह अपने क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सके और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को प्रभावी मार्गदर्शन कर सके, योजनाओं का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके और साथ ही साथ बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण को बढ़ावा दे सके। विकल्प सी जो है करेक्ट है। पूर्णतः पूरी व्याख्या कर दी गई है, एक टर्म कोमा लगा के लिखा गया है। इसका मतलब सारी संभावना जितनी है वो सब मैंने यहाँ डाल दी है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको ये सारा देने का औचित्य एक ही है कि भैया आपके सामने एक शब्द आ जाए, ताकि आप जो भी एक शब्द मिले तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं।
अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप जो नंबर दिए गए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 9479571757, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव हो वह भी इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं आप। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच की जो एप्लीकेशन है वह डाउनलोड करनी होगी, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर ये सर्च करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर, और आपको जो लोगो दिखाई दे रहा है सही लोगो वहाँ दिखाई देगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, आईडी बना लेना है, और वहाँ जाने के बाद में टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट भी लगा सकते हैं कैटेगरी में जा करके। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो स्टडी मटेरियल में जा करके आप पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर समस्याएं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगली क्लास में लाइव मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आप सभी को बताना है यहाँ पर कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं।